हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। तो ये जो एक सेशन चल रहा है इसके अंदर हम जेईई मेन 2019 जनवरी में जो एग्जाम हुए थे उसके जो 8 क्वेश्चन पेपर्स है उसके इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस का एक डिस्कशन कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 9 जनवरी के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। इसके अंदर जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस 9 जनवरी सेशंस के हैं और 10 जनवरी वाला जो है उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, temporary hardness of water is due to, you know very well, temporary hardness is due to the bicarbonates of calcium and magnesium। तो इस ऑप्शन में अगर देखेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट नजर आ रहा है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। सोडियम का कोई भी सॉल्ट जो है हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी हार्डनेस। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। इसी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, ट्रांजिशन एलिमेंट दैट हैज लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये वही क्वेश्चन है जो मतलब बेसिकली स्टूडेंट ने थोड़ा सा मतलब गलत कर दिया था, एक कंफ्यूजन टाइप का क्रिएट हो गया कि भाई हमें ट्रांजिशन एलिमेंट ढूंढना है और जिंक जो है वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। देखिए जब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं तो प्रॉपर्टीज के अंदर हमें एक ट्रेंड देखना होता है। तो उसके अंदर जो एक उस ग्रुप का या उस ब्लॉक का कोई एक कॉमन नेम है तो उसके बेसिस पर हम कह देते हैं one or two member may be excluded in that general classification, in that general naming। तो जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है लेकिन जिंक की जो प्रॉपर्टीज है वो हम सभी के साथ जो डिस्कस करेंगे, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ ही डिस्कस करेंगे। तो जिंक की जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो सबसे कम होती है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इस पर डिपेंड कर रहा है कि वैलेंस शेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है उसका हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 जिंक हो जाएगा। इसी स्लाइड पे एक और क्वेश्चन मिलेगा आपको, द मेटल दैट फॉर्म्स नाइट्राइट बाय रिएक्टिंग डायरेक्टली विथ नाइट्रोजन ऑफ एयर। बहुत कम मेटेलिक एलिमेंट्स हैं जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे डायरेक्टली। तो उसमें एल्कली मेटल के अंदर लिथियम होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सारे डायरेक्टली रिएक्ट कर जाते हैं। फिर एल्यूमिनियम जो है डायरेक्टली रिएक्ट कर जाता है, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है हमें बट डायरेक्ट रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे तो हमें सब एल्कली मेटल्स का ग्रुप है, इसमें पिकअप करना है। तो लिथियम बेस्ट चॉइस हो जाती है हमारी ये इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए, होमोलेप्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मेटल आयन M3+ with 3 monodentate ligands L1, L2 and L3 absorbs wavelength in the region of green, red and green, blue and red respectively। 3 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है और इन 3 कॉम्प्लेक्सेस के अंदर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो लिगेंड्स एक ही जैसे होंगे सारे, हर एक कॉम्प्लेक्स के, मतलब तीनों कॉम्प्लेक्सेस के लिगेंड्स अलग अलग है बट एक कॉम्प्लेक्स में सारे जो लिगेंड्स हैं वो आइडेंटिकल है बिकॉज ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो ग्रीन, ब्लू और रेड रीजन की है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड है उसका कलर गिवन है। तो यहाँ से इस कलर की कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी वो हम चेक कर लेंगे और ये जो एनर्जी होगी वो लाइट की जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी उस पर डिपेंड करेगी। तो जितने हायर इज द एनर्जी of wavelength absorbed, greater will be the splitting of d orbital, stronger will be the ligand। तो ये यहाँ पे जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप कैसे रिलेट करेंगे कलर को वेवलेंथ के कलर से रिलेट करेंगे। यहाँ पे हमें बस वैसे कॉम्प्लेक्स का कलर नहीं देखना है, यहाँ पे डायरेक्टली जो हमारे पास में वेवलेंथ एब्जॉर्ब का कलर गिवन है। तो ये जस्ट हम विबग्योर की हेल्प से कर सकते हैं। विजिबल रेडिएशन को अगर हम देखेंगे तो ये जो विबग्योर है, तो विबग्योर के अंदर इस ऑर्डर के अंदर जो है वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो इसका जो रिवर्स ऑर्डर होगा उसके अंदर जो है एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी और ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हमारे पास में आ गया। यहाँ पे जो हमारे पास में कलर है वो एक ग्रीन कलर है और दूसरा जो कलर है वो ब्लू कलर है और तीसरा कलर जो है वो रेड कलर है। ये वेवलेंथ के कलर है। अब हम इन वेवलेंथ की जो एनर्जी है उसको देख लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो है रेड हमारा हाईएस्ट वेवलेंथ वाला है, तो इसका मतलब ये लोवेस्ट एनर्जी वाला हो जाएगा। लोवेस्ट एनर्जी का है, इसका मतलब यहाँ पे स्प्लिटिंग सबसे कम हो रही है। स्प्लिटिंग सबसे कम हो रही है इस केस में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वीक फील्ड लिगेंड है। इस लिगेंड की स्ट्रेंथ सबसे कम है।
तो ये रेड कलर का जो हमारे पास में है वो L3 है, तो L3 की स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, लोवेस्ट लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। और ऐसे आपको दो ऑप्शंस में नजर आ रहे हैं, एक 2 के अंदर है और एक 3 के अंदर है। उसके बाद में देखिए कि ग्रीन को अगर हम देखेंगे, ब्लू को अगर हम देखते हैं तो ब्लू जो है हमारा लोवेस्ट वेवलेंथ वाला हो जाएगा। तो ब्लू लोवेस्ट वेवलेंथ वाला होगा तो एनर्जी में ये हाईएस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी हो जाएगी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। ये हाईएस्ट एनर्जी अगर हो जाएगी तो इसका मतलब ये जो भी लिगेंड होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो ब्लू जो है मिडल वाला है, तो ये L2 जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, हाईएस्ट स्ट्रेंथ वाला जो लिगेंड है वो L2 हो जाएगा। तो ये आप चेक करिए कि किस ऑप्शन के अंदर जो है L3 जो है वो लोवेस्ट है और L2 जो है वो हाईएस्ट स्ट्रेंथ का है। L1 फिर इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ का आ जाएगा, ये ऑर्डर आना चाहिए हमारा। तो ये गिवन होगा हमें ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेस मिथेमोग्लोबिनेमिया। तो ये जो एक डिजीज है जिसको हम कह सकते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम से रिलेटेड है ये, और ये होता है नाइट्रेट की जो हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, उसकी वजह से होती है। तो जो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर नाइट्रेट आयन का वो 50 ppm एंड लेस होना चाहिए। तो अगर ग्रेटर देन 50 ppm नाइट्रेट आयन अगर होगा तो फिर ये जो मिथेमोग्लोबिनेमिया और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है एक डिजीज है, दैट इज द कॉज ऑफ दैट डिजीज, हायर concentration of nitrate in drinking water 50 ppm or more. Next, the complex that has highest crystal field splitting energy. Highest crystal field splitting energy हमें find out करनी है। तो highest crystal field splitting energy उस केस में होगी जहां पे जो हमारा ligand है वो strong field ligand है, coordination number higher है, और मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का है, या मेटल जो है वो उसका जो डी ऑर्बिटल है वो हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो स्प्लिटिंग एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, स्प्लिटिंग का एक्सटेंड इंक्रीज हो जाता है, और जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो ए ऑप्शन को अगर देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ऑक्टाहाइड्रल है। सी को 2 ऑप्शंस को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बट लिगेंड जो है वो साइनो लिगेंड है। तो ये एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो गया और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी हो गया। तो 2 ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन के लिए। इसी स्लाइड पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सरे ट्यूब विंडोज। एक्सरे ट्यूब विंडोज, एक्सरे की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयोनाइजिंग पावर जो होती है, बहुत हाई आयोनाइजिंग पावर होती है एक्सरेज के लिए। तो एक्सरेज ट्यूब की जो विंडोज हमें बनानी है एक ऐसे मैटर की बनानी है जो इजीली आयोनाइज नहीं हो पाता है। तो ऑब्वियसली ये कोई मेटेलिक एलिमेंट ही हम लेंगे। तो आप कह सकते हो अभी नोबल गैसेस को ले लो, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो इजीली आयोनाइज नहीं हो पाती है, बट नोबल गैसेस की विंडो कैसे बनाएंगे आप? तो कोई मेटेलिक एलिमेंट ही हो सकता है हमारे पास में। और जो बेरिलियम, मेटेलिक बेरिलियम है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है अमंग वेरियस मेटल्स। तो ये इसकी जो विंडोज है हम बेरिलियम मेटल की बना सकते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक को देखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट को पढ़िए, उसमें एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर यूजेस के अंदर ये जो है इंफॉर्मेशन गिवन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स अमंग देम रेस्पेक्टिवली आर। तो हाइड्रोजन के जो टोटल नंबर ऑफ आइसोटॉप्स हैं वो 3 होते हैं। किसी एक वीडियो में आपने देखा भी होगा कि आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात हो रही है, 3 ग्रुप्स दे रखे थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो ये जो 3 आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन के, और इन 3 आइसोटॉप्स में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो है वो एक होता है ट्रिटियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा आ गया 3 और 1। नेक्स्ट स्लाइड को देखिए, विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट एक वेल नोन रोडियम का कैटलिस्ट है ट्राइफेनाइल फॉस्फिन के साथ। ये हम बेसिकली किसी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन अगर करते हैं, मोस्टली जो हम हाइड्रोजनेशन करते हैं वो हिट्रोजीनियस कैटालिटिक प्रोसेस होता है। एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को H2 के साथ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में हम रिएक्ट कराते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट यूज करके भी हम किसी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं, बट इस केस में जो हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट है वो गैसेस फेज में होता है, एंड वी कॉल्ड इट एज होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन। तो ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट आप देखेंगे तो ये रोडियम का एक कॉम्प्लेक्स होगा,
कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होगा। ट्राइफिनाइल फॉस्फेन के 3 लिगेंड्स होंगे और एक Cl लगा रहेगा। तो रोडियम हमें 2 ऑप्शन में मिल रहा है, 1 और 2 के अंदर, और ट्राइफिनाइल फॉस्फेन इसके अंदर होता है। तो ये ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है इसके लिए। 2 pi and half sigma bonds are present in 2 pi and half sigma bonds। तो 2 pi and half sigma bonds का मतलब हो गया कि पाई ऑर्बिटल के अंदर जो है हमारे पास में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो वेरियस जो सिचुएशंस है उनको अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी। नाइट्रोजन को हम जानते हैं कि इसके अंदर टोटल जो है 3 बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक डबल बॉन्ड होता है, मतलब 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अगर आप देखेंगे तो उसके जो वेरियस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर अरेंज्ड हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम एक अरेंजमेंट वापस से देखते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और ये अप टू 14 कैटेगरी वाला है, तो इसलिए इसके अंदर जो है 2s2p मिक्सिंग भी हमें कंसिडर करनी होगी। और 2s2p मिक्सिंग का रिजल्ट ये होगा कि pi2px एंड pi2py आर ऑफ लोअर एनर्जी एंड सिग्मा 2pz इज ऑफ हायर एनर्जी। तो सिग्मा 2pz के अंदर इलेक्ट्रॉन बाद में एंटर होंगे। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 8 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग में कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग के अंदर जो भी है वो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स का रोल है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं उसका हाफ जो है वो बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा। बट ये जो हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। हमने Z एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर किया है। अब जो N2 प्लस है उस N2 प्लस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया गया है। तो N2 प्लस के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो ये होगा pi2px2 एंड pi2py2, और सिग्मा 2pz के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। तो सिग्मा 2pz में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 2। सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इनको कंसिडर नहीं करना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप टोटल काउंट भी अगर करोगे तो उसका कोई रोल नहीं होगा। तो N2 प्लस जो है हमारे पास में एक एग्जांपल है जिसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है और हाफ जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। मींस N2 प्लस का जो सिग्मा बॉन्ड है वो एक टाइप का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड हो जाएगा। इसी स्लाइड पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, जिसको कहा गया है द इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन द लेंथेनॉइड सीरीज ऑफ एलिमेंट्स बाय एंड लार्ज मींस। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर, वो ये हमसे जानना चाहता है। तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक वेल नोन फिनोमिना है केमिस्ट्री के अंदर। तो लेंथेन जो 14 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है उनकी जो साइज है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है जब हम लोअर मेंबर से हायर मेंबर्स की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो है डिक्रीज इन बोथ एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इज कॉल्ड एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है हमें फाइंड आउट करने। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए अगर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे तीनों के तीनों लिगेंड जो है वो डिफरेंट है। तो इन तीनों लिगेंड्स डिफरेंट लिगेंड्स के, और इसमें 2 लिगेंड्स जो है हमारे पास में एम्बिडेंटेड लिगेंड है। तो पहले तो आप इसके जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना लीजिए, और फिर हर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर जो है वो लिंकेज आइसोमर्स हम बनाएंगे। लिंकेज आइसोमर्स बनाते समय पहले हम जो थायोसाइनाइड लिगेंड है उसको कंसिडर करेंगे, और फिर NO2 माइनस जो लिगेंड है उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा, जैसे हमारे पास में अगर कोई इस टाइप का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है MABCD,
तो इसके आइसोमर्स बनाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि आइडिया ये है कि ये हमने सपोज स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये मेटल बैठा हुआ है, ये ए है। अब आपको ये देखना है कि ए के अपोजिट मुझे बी रखना है, ए के अपोजिट मुझे सी रखना है, ए के अपोजिट मुझे डी रखना है। बाकी दोनों जो भी बच जाएंगे, ए के अपोजिट हमने बी रख दिया तो यहाँ पे सी एंड डी रख दो, या डी और सी कैसे भी रख दीजिए। फिर दूसरे केस के अंदर जो है आपको क्या करना है कि ए के अपोजिट जो है आपको सी रखना है, तो यहाँ पे बी और डी आ जाएगा। और तीसरे केस के अंदर अगर हम देखेंगे तो ए के अपोजिट जो है हम डी रखेंगे, और यहाँ पे फिर बी और सी आ जाएगा। तो ये ऐसे इस टाइप का अगर हमारे पास में कोई है तो उसके 3 जो है कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे। अब यहाँ पे जो एक सिचुएशन और आ गई है कि पहले आप ऐसे बनाओगे और हर एक के जो है वो 2 लिंकेज आइसोमर्स बन जाएंगे। पहले आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे और उसके 2 और लिंकेज आइसोमर्स बन जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज ये हमने एक कॉम्प्लेक्स बनाया है, यहाँ पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ये फ्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे ये क्लोरीन लगा हुआ है। फ्लोरीन के अपोजिट मैंने NO2 रख दिया और SCN रख दिया। अब ये एक मेरा ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसी के अंदर मैं इसके लिंकेज आइसोमर्स बना रहा हूं, तो इसके लिंकेज आइसोमर्स बनाएंगे तो ये यही रहेगा, बस ये जो है मेरे पास में नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये यही रहेगा। अच्छा, अब इसका एक लिंकेज आइसोमर हम और बना सकते हैं, और ये लिंकेज आइसोमर अगर हम देखेंगे तो ये फ्लोरीन हो गया और ये क्लोरीन हो गया। यहाँ पे इसको हम SCN ही रखेंगे और इसको ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक और लिंकेज आइसोमर बनाएंगे हम, जिसके अंदर क्या होगा कि इन सबको जो है हम दोनों को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन से बॉन्डेड होगा और यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा। तो देखिए हमने पहले ये देखा कि ए के अपोजिट क्या होगा, मतलब फ्लोरीन के अपोजिट क्या होगा, NO2 होगा, या फ्लोरीन के अपोजिट SCN होगा, या फ्लोरीन के अपोजिट क्लोरीन होगा। तो ऐसे ऐसे हम 3 स्ट्रक्चर्स बना लेंगे और हर एक के अंदर जो है 3 और लिंकेज आइसोमर्स बन जाएंगे। तो देखिए एक ग्रुप के अंदर जो है टोटल 4 पॉसिबल केसेस बन रहे हैं, ऐसे इसके भी 4 पॉसिबल केसेस बनेंगे, ऐसे इसके भी 4 पॉसिबल केसेस बनेंगे। ये जो हमारे पास में ABCD है, ये आप फ्लोरीन, क्लोरीन और नाइट्रो और थायोसाइनाइडो से रिलेट कर सकते हैं। तो पहले आप ये बना लीजिए, फिर इसके लिंकेज आइसोमर्स बनाइए। तो यहाँ पे इसके 3 लिंकेज आइसोमर्स बन जाएंगे, तो हर एक के 3-3 बनेंगे, तो टोटल जो है 4 + 4 + 4 12 आइसोमर्स आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन। हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन का एग्जांपल्स नहीं है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अंदर क्या होता है कि जो हमारा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी फिजिकल स्टेट कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट से डिफरेंट होती है। तो मोस्टली जो सॉलिड कैटालिसिस होते हैं, जिसमें सॉलिड कैटालिस्ट इन्वॉल्व है, वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस के अंदर जो है हमारा रोडियम और ये प्लेटिनम को हम कंसीडर करते हैं कैटलिस्ट की तरह। इट्स एन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड और स्वाल्स प्रोसेस। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स एक वेल नोन फिनोमिना है, 10th में भी पढ़ते हैं आप, और यहाँ पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनका हाइड्रोजनेशन करते हैं निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो ये भी एक हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन का एग्जांपल है। हेबर्स प्रोसेस यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो इसके अंदर जो है आयरन के ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स, पोटेशियम का ऑक्साइड्स का एक मिक्सचर हम यूज करते हैं। मोलिब्डेनम भी होता है एज ए प्रोमोटर। तो ये भी एक हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन है। कंबशंस ऑफ कोल, तो कंबशन ऑफ कोल, कोल को कंबस्ट करने के लिए हमें किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती है, जस्ट उसको इसका कंबशन जो है स्टार्ट करना होगा, इग्नाइट करना होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो 4th ऑप्शन है वो एक इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। इट नॉट इन्वॉल्व्ड एंड इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन। इसी स्क्रीन पे आपको एक और क्वेश्चन दिखेगा, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of xenon in XeO F4 respectively। तो xenon के जो ऑक्साइड्स हैं, तो xenon के पास में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से यहाँ पे जो है 6 बॉन्ड्स बना चुका है ये xenon, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और 4 बॉन्ड जो है फ्लोरीन के साथ। तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स में से इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो गए। तो इसके पास एक जो है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही रहेगा, समझ रहे ना। आपका जो भी मेथड है कैलकुलेट करने का, उसको यूज करके आप इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस XeO F4 का स्ट्रक्चर्स अगर आप बनाएंगे तो इसके अंदर जो है एक डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड होंगे, और एक इसके पास में जो है
लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के लिए हम यूज कर सकते हैं सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे जो है 4 सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, 1 सिग्मा बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ है, तो टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लॉन पेयर होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम इंक्लूडिंग सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर एंड लॉन पेयर आर 6। तो हमें 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 p और d ऑर्बिटल्स को मिक्सअप करने से बनेंगे। तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइज होगा और सेंट्रल एटम के पास में एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की केमिकल नेचर अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली एक रिडॉक्स सब्सटेंस है, रिडॉक्स सब्सटेंस और वीकली एसिडिक इन नेचर है, यही इसकी केमिकल नेचर हो सकती है। रिडॉक्स का मतलब हो गया कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसमें जो ऑक्सीजन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड इट कैन ऑल्सो डिस्प्रपोर्शनेट। और इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर के लिए कोई पर्टिकुलर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट कैन बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट in both type of medium like acidic medium as well as in alkaline medium. So reducing in basic medium but not in acidic medium, ये तो गलत है। Oxidizing agent in acidic medium but not in basic medium, ये भी गलत है। Oxidizing and reducing agent in acidic medium but not in basic medium, ये भी गलत है। Oxidizing and reducing agent in both acidic and basic medium, ये correct आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर फिल्ड इनटू ग्लासेस A and B have BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू ऑफ 10 and 20 रेस्पेक्टिवली। ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम इज, तो जो हमारे पास में क्लीन वाटर होता है उसकी बीओडी वैल्यू जो है वो 10 और लेस होनी चाहिए, और पॉल्यूटेड वाटर है उसकी 10 और मोर हो जाती है। तो 20 ppm मतलब 17 ppm और मोर अगर है तो वो हाईली पॉल्यूटेड वाटर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो है बेसिकली बी इज मोर पॉल्यूटेड देन ए, ये हम कह सकते हैं बी इज मोर पॉल्यूटेड देन ए। और मतलब लेस देन 10 ppm जो है क्लीन वाटर का होगा, लेस देन 10 ppm क्लीन वाटर का होगा। तो यहाँ पे 10 जो है वो भी एक टाइप का पॉल्यूटेड है और 20 वाला भी पॉल्यूटेड है। 20 वाला हायर इज द बीओडी वैल्यू, ग्रेटर विल बी द एक्सटेंट ऑफ पोल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू। तो एल्यूमिनियम एक टाइप का मेटेलिक एलिमेंट है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी मेटेलिक एलिमेंट से ही मैच कर सकती है। बेसिकली इस टाइप के अंदर हमें बस ये देखना है कि क्या एल्यूमिनियम किसी के साथ डायगोनली रिलेटेड है या नहीं है। तो आप पीरियोडिक टेबल को अगर देखोगे तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है वो डायगोनली रिलेटेड होते हैं। तो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम जो है वो डायगोनली रिलेटेड होते हैं। तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सिमिलर टू दी बेरिलियम। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन B2H6 रेस्पेक्टिवली आर। तो B2H6 इज अ डाइमर ऑफ बोरेन, और बोरेन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो इसके अंदर ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा B2H6 की फॉर्म में। तो यहाँ पे डायमेरिक फॉर्म में जब एग्जिस्ट करेगा तो डाइमर इसका बन रहा है और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड का मतलब हो गया है कि मोर नंबर ऑफ एटम्स बट लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज फॉर बॉन्ड फॉर्मेशंस। इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो B2H6 को अगर हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो ये हमारे पास में जो बोरेन का मॉलिक्यूल है इसका डाइमराइजेशन अगर करेंगे तो 2 बोरोन के मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे, और 2 बोरोन के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे तो ये हाइड्रोजन एटम के थ्रू कंबाइन करेंगे। और हाइड्रोजन एटम के पास में 10 एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी एक ही साइड से अदर एटम के साथ बॉन्डेड हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन 2 एटम से कंबाइन कर रहा है, बोरोन दोनों बोरोन से कंबाइन कर रहा है। तो ये जो एक बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, इसको हम कहेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको हम बनाना बॉन्ड भी कह सकते हैं, शेप इसका ऐसा ही है। तो ये जो है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया, और ये जो बॉन्ड है ये भी एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। एक बॉन्ड और बन गया यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर का मतलब हो गया बोरोन, हाइड्रोजन एंड बोरोन। 3 सेंटर
2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बाकी के जो टर्मिनल बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है. सो देयर आर 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड and 2 3 center 2 electron bond. 4 2 center 2 electron bond and 2 3 center 2 electron bond respectively हमें फाइंड आउट करना है. तो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर हमें ये नजर आ रहा है. नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस यूजुअली electrolytes usually used in the electroplating of gold and silver respectively. गोल्ड और सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमें करनी है, तो इसका मतलब है कि हमें गोल्ड का कोई सॉल्युबल सॉल्ट लेना होगा और जहां पे भी हमें प्लेटिंग करनी है, लाइक फॉर एग्जांपल हमें कॉपर स्पून पे सिल्वर प्लेटिंग या गोल्ड प्लेटिंग करनी है, तो उसको हम कैथोड बना देंगे. बट आइडिया ये है कि जब हम गोल्ड के सॉल्यूशन में कॉपर का कैथोड डिप करेंगे तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, बिकॉज कॉपर कैन डिस्प्लेस गोल्ड एंड सिल्वर बोथ. तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि गोल्ड का एक सॉल्युबल सॉल्ट लेना है, सिल्वर का एक सॉल्युबल सॉल्ट लेना है, डिपेंडिंग कि किस टाइप की प्लेटिंग हम करना चाहते हैं, गोल्ड प्लेटिंग. तो ये गोल्ड आयन का सोल्यूशन होगा, लेकिन गोल्ड आयन फ्री फॉर्म में नहीं होंगे, स्लोली गोल्ड आयन जो है वो रिलीज होगा. तो इसका मतलब है कि हमें कोई एक ऐसा आयन जनरेट करना है जिसके अंदर गोल्ड आयन होगा बट वो कॉम्प्लेक्स रहेगा, और बहुत ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स हमें कंसीडर करना है, क्योंकि इमीडिएटली ब्रेक होकर के सिल्वर आयन रिलीज नहीं कर दे, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं करानी है. प्लेटिंग के अंदर हमें स्लोली जो है मेटल आयन को कैथोड के सरफेस पे जो है डिपॉजिट कराना होता है रिडक्शन के थ्रू, सो दैट अ यूनिफॉर्म लेयर जो है बन जाएगी, अदरवाइज एक ही जगह पे सारा मेटल जो आकर के डिपॉजिट हो जाएगा. तो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हमें लेने होंगे, साइनो कॉम्प्लेक्सेस आर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस. तो यहाँ पे गोल्ड का साइनो कॉम्प्लेक्स और सिल्वर का साइनो कॉम्प्लेक्स ले लेंगे. तो दोनों के साइनो कॉम्प्लेक्स जो है हमें एक ही ऑप्शन में नजर आ रहे हैं, और वो है ऑप्शन नंबर 4. तो ये जो है इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मेटल आयन इन इट्स हाई स्पिन एंड लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 2. द मेटल आयन इज, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसका जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है मेटल आयन के अंदर, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर, उनका डिफरेंस जो है वो 2 है. मेटल आयन कौन सा है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे देखिए, अगर हम कोई भी मेटल आयन ले लेते हैं, उसका हाई स्पिन और लो स्पिन एनवायरनमेंट अगर देखेंगे तो ये स्प्लिटिंग हमें कंसिडर करनी है. तो स्प्लिटिंग कंसिडर करेंगे तो ये इजी सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, और ये जो है हमारे पास में T2G सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स होंगे. ठीक है, ये सपोज हमारा जो है लो स्पिन टाइप का अरेंजमेंट हो जाएगा, और इधर हम देख लेते हैं ये हाई स्पिन टाइप का अरेंजमेंट आ जाता है. तो हाई स्पिन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रहेंगे, और लो स्पिन के अंदर जो है मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, या सारे के सारे जो हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. यही ऑर्बिटल्स है इजी ऑर्बिटल एंड T2G ऑर्बिटल. ये हमने इसलिए कंसीडर किया क्योंकि ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड की बात हो रही है. तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास में मेटल है वो है मैंगनीज 2+. मैंगनीज 2+ के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है. तो इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को हाई स्पिन के अंदर अगर हम फिलअप कर लेते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5. लो स्पिन के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5. तो यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये मैंगनीज 2+ की बात हो रही है. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 5 है. डिफरेंस जो आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हाई स्पिन और लो स्पिन के अंदर, ये डिफरेंस 4 का आ जाएगा. तो ये तो मैंगनीज हमारा मेटल आयन जो है वो नहीं होगा. दूसरा मेटल आयन अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये दूसरा मेटल आयन है हमारे पास में कोबाल्ट. कोबाल्ट के पास में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो इन 7 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम यहाँ पे करते हैं हाई स्पिन और लो स्पिन की कैटेगरी में, तो हाई स्पिन में 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर लेते हैं. तो ये 5 6 3 4 5 6 एंड 7. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं. और लो स्पिन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर लेंगे 3 4 5 6 एंड 1. यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई देगा वो 1. तो हाई स्पिन और लो स्पिन के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है. तो ये हमारा एक एग्जांपल हो सकता है. सेकंड जो इसके अंदर मेटल आयन है वो Fe2+ है. तो Fe2+ के लिए अगर हम अरेंजमेंट अगर करते हैं यहाँ पे,
तो Fe2+ के अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है। इन 6 इलेक्ट्रॉन का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वैसे तो हमारा आंसर आ गया है, कह रहा है कि हाई स्पिन और लो स्पिन में जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो ये 2 का डिफरेंस हमें कोबाल्ट के अंदर, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना 3, 4, 5 एंड 6। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे लो स्पिन एनवायरनमेंट के अंदर, तो 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 हो जाएगा। डिफरेंस जो नजर आ रहा है वो 4 का डिफरेंस नजर आ रहा है, तो इसलिए जो अप्रोप्रिएट आंसर है हमारा वो यही आंसर हो जाएगा, दैट इज द कोबाल्ट। कोबाल्ट के अंदर जो है ये इस टाइप से हमें मिल जाएगा, difference in the number of unpaired electrons of a metal ion in its high spin and low spin octahedral complexes to the metal ion is cobalt 2+। इसी स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, among the following reactions of hydrogen with halogens the one that required a catalyst is। कैटलिस्ट किसके अंदर होगा? तो यहाँ पे देखिए ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है कि किसमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होगा, बट थोड़ा सा आइडिया ये हो सकता है कि किसी रिएक्शन के अंदर अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल है, तो उसमें जो है उसको स्पीड अप करने के लिए, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं प्रोसीड करेगी, उसका जो फ्री एनर्जी चेंज फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बहुत कम होगा, तो उसको स्पीड अप करने के लिए, इसका रेट एनहेंस करने के लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत होगी। तो HI जो होता है थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होता है, तो HI का प्रोडक्शन रेज करने के लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। और ये आप अगर देखोगे तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक लाइन मेंशन है H2 की जो वेरियस प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर जो हेलोजन के साथ जो इसकी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में ये लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी जो वेरियस प्रॉपर्टीज है वो क्या है। सो रिएक्शन विथ हेलोजन के अंदर लिखा है कि इट रिएक्ट्स विथ हेलोजन X2 टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड, व्हाइल द रिएक्शन विथ फ्लोरीन अकर्स इवन इन द डार्क विथ आयोडीन इट रिक्वायर्स अ कैटलिस्ट। तो ये डायरेक्टली जो है आपकी टेक्स्ट बुक से आया हुआ है, जिसे मैं शो भी कर सकता हूँ आपको। ये यहाँ पे जो है एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को आप देख सकते हो कि इवन इन द डार्क विथ आयोडीन इट रिक्वायर्स अ कैटलिस्ट, यहाँ पे ये जो है नजर आ रहा है, विथ आयोडीन इट रिक्वायर्स अ कैटलिस्ट। तो देखिए एग्जामिनर जो है टेक्स्ट बुक्स को पढ़ता है, वहीं से आइडिया पिकअप करता है और क्वेश्चंस फ्रेम करता है। तो आपको भी जो है टेक्स्ट बुक को पढ़ना चाहिए, अपने नोट्स बनाने चाहिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ, और एग्जाम में जाना चाहिए हमें उसको टॉप करने के लिए। तो ये मैं सेशन यहीं एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।